नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के नकारात्मक बिंदु यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में पढ़ा था। उसके संदर्भ में हमने पाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था के दौरान हम देखें कि जो अविकसित अर्थव्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि भारत में गरीबी का स्तर काफी ऊंचा है, साथ ही भारत में साक्षरता का स्तर बहुत ही निम्न है। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में जो कृषि पे निर्भरता है वो अधिक है, बेरोजगारी की दर है वो अधिक है, जीवन प्रत्याशा दर है वो बहुत कम है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा दर है वो स्वास्थ्य सुविधाओं पे क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये काफी नकारात्मक बिंदु हमने पढ़े थे, जिसके आधार पर हमने ये सिद्ध किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अविकसित अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम वर्तमान स्वरूप की बात करें और पिछले आरंभिक स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात करें और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें, तो इन दोनों में हम अगर अंतर करें हमारी अर्थव्यवस्था सेक्टर में तो हम पाएंगे, वैसे आज वर्तमान स्थिति तो क्या है और विकसित देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति डाउन है, लेकिन अगर हम प्रारंभिक स्थिति और वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव किया है, काफी कुछ परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। पॉजिटिव वे में अगर माने तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई लड़का है वो 50% नंबर लाने वाला लड़का है और वो एक मेहनत करता है, प्लानिंग करता है, और वह लड़का जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें 50% से वो 50% तक नंबर ले आता है, लेकिन उससे ऊपर बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब हम बोलते हैं कि उसका परिणाम है बहुत ही कम रहा, लेकिन हमें मानते हैं कि उसने प्रगति तो की है। उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था का रूप है कि वर्तमान स्थिति देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, इसलिए हमने अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में इसको पढ़ा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले सेक्टरों की तुलना में काफी कुछ क्या है, परिवर्तन किया है। उसी संदर्भ में आज पढ़ रहे हैं। इसके संदर्भ में देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में भारतीय अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि की है। क्या की है? तीव्र वृद्धि की है और सतत वृद्धि की है। किसने? भारत ने राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र और सतत वृद्धि की है। इसको हम कुछ आंकड़ों उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक आर्थिक लक्ष्यों की बात करें, हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ी, और आर्थिक लक्ष्यों की अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में आर्थिक लक्ष्य 2.1 था, फिर आर्थिक लक्ष्य बढ़ा और आपके 1980 जो है वहां तक हमारा लक्ष्य कितना था, 5% था, और ये आर्थिक लक्ष्य बढ़ता गया। भाई हमने प्राप्त किया तभी तो लक्ष्य बढ़ा। भाई आज 10% नंबर लाया है, कल 20, फिर आगे 30, इस प्रकार से लक्ष्य बढ़ेगा, तो प्राप्त किया हमने। इसके बाद हम देखें 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका 8% प्राप्ति और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8%। तो हमारा लक्ष्य है वो 2.1 से लेके, जो प्राप्ति है वो 2.1 से लेके और 8% तक पहुंच गए। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है? विकास हुआ है। इसी प्रकार
आय के स्वरूप को देखें तो आय जो है वो 1.6% वृद्धि हो रही थी 1950-51 में। भारत जो आय है वो आय 1.6% वार्षिक वृद्धि थी। इसके बाद हम देखें 90-91 में ये आय है उसमें वृद्धि कितनी हो गई 5%। कितनी 5%। और 2015 में देखें तो यह वृद्धि 6.5% 6.5% वार्षिक रूप से है ये वृद्धि हुई। तो आय में भी लगातार क्या हुई है वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि होने का कारण है जो आपके अर्थव्यवस्था के सेक्टर है उनमें भी क्या हुई है वृद्धि हुई है। जो आर्थिक या आजीविका प्राप्ति के स्रोत है उनमें भी क्या हुई है वृद्धि हुई है। लोगों में जो आजीविका प्राप्त करने की जो क्रियाएं हैं उनकी जो तकनीकी है उसमें भी क्या हुआ है विकास हुआ है। इस कारण से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दोनों में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो हमें बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या नहीं है, वो अर्थव्यवस्था आपकी विकसित नहीं है। कैसी है विकासशील है। आपके इसमें एक आया कि 1950 से लेकर और 1980 तक जो भारत की आर्थिक विकास दर है वो कितनी थी 3.5 थी। यहां से एक प्रश्न आपके है कि डॉक्टर राज कृष्णा ने 1950 से 1980 के बीच की जो आपकी इकोनॉमिक रेट है जो आर्थिक लक्ष्य है उसको डॉक्टर राज कृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा। क्या कहा हिंदू विकास दर। ये प्रश्न याद रखना कि डॉक्टर राज कृष्णा ने इसको क्या कहा 1950 से लेकर 1980 तक जो 3.5% तक की जो दर थी विकास की एवरेज करके इस विकास दर को राज कृष्णा ने क्या कहा हिंदू विकास दर कहा। क्या कहा हिंदू विकास दर कहा। यह आपके प्रश्न आता है कि राज कृष्णा ने किस जो दशकों किन दशकों की वृद्धि दर को हिंदू विकास दर कहा या 50 से 80 की जनसंख्या आर्थिक वृद्धि को राज कृष्णा ने क्या कहा तो हिंदू विकास दर कहा। इसके बाद हम बात करें कि हमने सबसे पहले राष्ट्रीय आय में जिसे मान लो आप ग्रोथ कर रही है इकोनॉमिक रेट तो इकोनॉमिक रेट की ग्रोथ करिए तो जीडीपी और आपकी जीएनपी दोनों ही क्या करेगी ग्रोथ करेगी। और आर्थिक वृद्धि हमें प्रश्न एक शब्द आया आर्थिक वृद्धि क्या है। आर्थिक वृद्धि तो आपकी जो राष्ट्रीय आय है और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति जो उत्पाद है इनमें जो वृद्धि होती है उसको हमने क्या कहा है सकल घरेलू जो उत्पाद है और राष्ट्रीय आय है यानी जीडीपी और जीएनपी है। इनमें जो वृद्धि होती है उसको हमने क्या कहा है आर्थिक वृद्धि कहा है। क्या कहा है आर्थिक वृद्धि कहा है। जीडीपी और जीएनपी में जो वृद्धि हो रही है उसको हमने क्या कहा है आर्थिक वृद्धि कहा है। इसके बाद हम बात करें अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन आया है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। देखो अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो हमारे कौन कौन सी क्रियाएं चलती है आपके प्राथमिक क्रियाएं द्वितीय क्रियाएं तृतीय क्रियाएं चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। ये पांचों क्रियाकलाप है वो आपके अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण करते हैं। जिन देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप का प्रतिशत ज्यादा है वो अविकसित देश है। जिन देशों में आपकी द्वितीयक और प्राथमिक का ज्यादा है वो विकासशील है।
जिन देशों में तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप का प्रतिशत ज्यादा है, वो देश कैसा है? विकसित देश है। ये विकासशील है, ये केवल अविकसित है, और ये क्या है? आपके विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में प्रथम सेक्टर से द्वितीय तृतीय सेक्टरों में जो लोगों की स्थिति है, जो बदलाव है, वो देखने को मिल रहा है। आरंभ में हम देखें तो प्रथम सेक्टर में जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा था। प्रथम सेक्टर में जनसंख्या का दबाव क्या था? बहुत ही ज्यादा था। 1950-51 की बात हम कर लें तो लगभग 50% से भी ज्यादा लोग, 50% से भी ज्यादा लोग किसमें काम कर रहे थे? आपके कृषि सेक्टर में, यानी प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहे थे। और वर्तमान की बात करें तो लगभग 50% के लगभग, यानी 50% से कम लोग हैं वो आपके कृषि सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अधिकांश लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? द्वितीयक सेक्टर में काम कर रहे हैं। कौन से सेक्टर में? द्वितीयक सेक्टर में काम कर रहे हैं। और द्वितीयक सेक्टर में लगभग आपके 1/4 लोग काम करते हैं। और तृतीयक सेक्टर में भारत में लगभग 60% लोग काम करते हैं। कितने? 60% लोग। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग 60% लोग हैं वो आपके तृतीयक सेक्टर से आजीविका की प्राप्ति कर रहे हैं। और ये तृतीय सेक्टर से जो आजीविका की प्राप्ति कर रहे हैं, ये हमें बताता है कि भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि धीरे धीरे जो है बदलाव है अर्थव्यवस्था का आ रहा है। धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक रूप है उसमें क्या है? एक नवीनतम एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि प्रथम सेक्टर से लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और ज्यादा लोग हैं वो जो पहले सेक्टर में काम किया करते थे, जहां देश की अर्थव्यवस्था को कम आमदनी मिलती थी, वहां आज लोग हैं वो तृतीय और द्वितीय सेक्टर में काम करने लगे हैं, जिससे आज की जनसंख्या को है आमदनी ज्यादा मिल रही है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी क्या आ रहा है? सुधार आ रहा है। यहाँ पर हम देखें कि 1951 में लगभग देश की 72% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती थी और कृषि कार्यों में संलग्न थी। आज वही जनसंख्या लगभग 49% है वो किसमें? कृषि कार्यों में संलग्न है। ये जीडीपी के अंदर है और ये जनसंख्या का निर्भरता के अंदर है। ये जनसंख्या की निर्भरता है और ये क्या है? जीडीपी में योगदान। तो जीडीपी में योगदान अचानक क्या हो गया है? गिर गया है। और आपके निर्भरता है उसमें भी क्या आई है? कमी आई है। यानी 50% जो जीडीपी हमें किससे मिल रही थी? कृषि से मिल रही थी, वो आज लगभग 15% हो गई है। जो 72% के लगभग लोग हैं वो काम कर रहे थे, निर्भरता थी, वो कितनी हो गई? आज 49% हो गई है। तो जनसंख्या जो है उसमें जो कृषि क्षेत्रों में निर्भरता है उसमें भी क्या आई है? कमी आई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमने पढ़ा था आधार संरचना। आधार संरचना क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके सड़क, परिवहन, जो भी क्रियाएं हैं जो मनुष्य के विकास के लिए उपयोगी है वो है आधार संरचना। कैसी आधार संरचना? आर्थिक और सामाजिक दोनों आधार संरचनाओं में प्राय बदलाव देखने को मिला है। और इसका सीधा सा है कि भारत में जो सड़कें हैं उन सड़कों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। सड़कों का विकास हुआ है। सड़कों की लंबाई है वो बढ़ी है
गांव गांव तक क्या पहुंची है, सड़कें पहुंच चुकी है, हर गांव ढाणी है वो सड़कों से जुड़ चुका है। तो सड़कों की आधारभूत जो संरचना है वो प्रत्येक लोगों को शहरों से जोड़ रही है, शहरों से जोड़ रही है। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है जो अर्थव्यवस्था के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरा, ऊर्जा सेक्टर में, ऊर्जा सेक्टर में लगभग इन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाले वर्षों में 100 गुना वृद्धि हुई है। कितनी? 100 गुना वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि आपके सामने है कि ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई और ऊर्जा में केवल विद्युत ऊर्जा जो प्राप्ति है केवल जल विद्युत से नहीं है, किससे है? गैर परंपरागत स्रोतों से भी विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा रही है और इसको बढ़ाया गया है। हम अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है और यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो सतत पोषणीय विकास को भी लागू करेगा। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो पर्यावरण संरक्षण की जो हमारी जो एक नई परिपाटी है, एक नया जो योजना का स्वरूप है, उसको भी क्या है, यह ऊर्जा का स्रोत है वो उसको नई दिशा प्रदान करेगा। अक्षय ऊर्जा यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका विकास किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत में साक्षरता दर में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। साक्षरता दर में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जो साक्षरता दर 1951 में 18.33% थी, वह साक्षरता दर आपके 2011 की बात करें, 2011 में बढ़कर के 74.04% हो गई। कितनी हो गई? 74.04% हो गई साक्षरता दर। इसके अलावा हमारी जो जीवन प्रत्याशा दर है, यानी जीवन जीने की औसत आयु जो 1951 में, ये कुछ आंकड़े आपको याद करने हैं, 1951 में 32.1% थी, ये बढ़कर के आपके 2015 में ये 68% हो गई है, सॉरी 68 वर्ष हो गई है। कितनी? 68 वर्ष। तो 32.1 वर्ष से यह जीवन प्रत्याशा दर है वो कितनी हो गई है? 68 वर्ष हो गई है। तो ये मूलभूत संरचनात्मक विकास, आधारभूत संरचनात्मक विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। इसी स्वरूप में देखें तो आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों में काफी कुछ बदलाव देखा गया है। आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों में काफी कुछ बदलाव देखा गया है। इसमें अर्थव्यवस्था के सेक्टर है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र है, इनका विकास हुआ है, क्षेत्रों का विकास हुआ है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में इनके विकास के साथ साथ आगे साक्षरता दर बढ़ी है और साक्षरता दर ने क्या किया है? लोगों को जागरूक किया है और जागरूक करने से जो आपकी आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना है इसमें नवीनतम बदलाव और भी सामने आए हैं, नवीनतम परिवर्तन और भी हो रहे हैं। ये परिवर्तन हमें बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें आधारभूत संरचना में बदलाव है। पहले हमारे आधारभूत संरचनाओं में बदलाव नहीं आए थे, आधारभूत संरचना कमजोर थी, या वर्तमान में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आधारभूत संरचना कमजोर है। उसके आधार पे मानते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था भारत की, या सॉरी विकासशील अर्थव्यवस्था भारत की नहीं है, ऐसी अविकसित है। लेकिन जो हम कंपैरिजन करते हैं पहले के वर्षों से वर्तमान वर्षों के तक, तो हम जानते हैं, हम ये समझते हैं कि वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था ने काफी कुछ बदलाव किया है। तो ये स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है। अविकसित अर्थव्यवस्था तो कौन सी होगी? जो स्थिर है।
लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। सड़कों का ही विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे आपके रेल परिवहन का विकास भी हुआ है, आपके वायु परिवहन का विकास भी हुआ है, पाइपलाइनों का विकास भी हुआ है, यहाँ पे संचार माध्यमों का विकास भी हुआ है। ये आधारभूत संरचनाएं हैं। शुद्ध पेयजल स्रोतों का विकास भी हुआ है, शुद्ध पेयजल स्रोतों का विकास भी हुआ है, और ऊर्जा के बहुत स्रोत भी बने हैं। साथ ही साथ उद्योगों का विकास भी हुआ है। किसका? उद्योगों का विकास भी हुआ है। विभिन्न निर्माणात्मक सामग्रियों का विकास भी हुआ है। तो ये सारी क्रियाएं हैं वो हमें बताती है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत में आधारभूत संरचनाओं में काफी परिवर्तन आया है, और ये आधारभूत संरचनाओं का जो परिवर्तन है वो विकासशील अर्थव्यवस्था को हमें बताता है। इसके अलावा भारत में विदेशी व्यापार बढ़ा है। विदेशी व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है देश में आर्थिक विकास का कारण है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब बढ़ेगा? जब देश में क्या होगा? उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन होगा। जब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, इसका मतलब देश निर्यात करने लग गया है, और देश का निर्यात देश में इकोनॉमिक कंडीशन को और भी डेवलप करेगा। और देश में निर्यात है वो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन है, तभी देश क्या है? दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करता है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि 1950-51 में भारत में विनिर्माण सेक्टर में देखें तो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता था। हम जो है प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात किया करते थे, लेकिन आज हम अगर अपने व्यापारिक स्वरूप को देखें तो हम सर्वाधिक मात्रा में विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने लग गए हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम जो क्षेत्र है, हम पेट्रोलियम के अंतर्गत कच्चे तेल को आज भी क्या करते हैं? आयात करते हैं, लेकिन हम जो शोधित जो तेल है उसका हम निर्यात करते हैं। शोधित तेल का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। शोधित तेल का क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे हम जो है शोधनशालाओं का निर्माण कर चुके हैं, और अपने पड़ोसी देशों को हम शुद्ध तेल, शोधित तेल है वो क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो ये भी बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील है, जिसने अपने स्वयं के निर्माणात्मक कार्यों के आधार पे अपनी व्यापारिक क्रियाओं को बढ़ाया है। इसके आधार पे हम देखें कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो बाधा कारक था वो था जनसंख्या वृद्धि। जनांकीय जो स्वरूप था, जनसंख्या वृद्धि थी। ये जनसंख्या वृद्धि में भारत ने क्या किया है? नियंत्रण प्राप्त किया है। हम बात करें कि 1960 से जो आपका दशक है 70 वाला, 1960 और 70 के दशक में, 1960 और 70 के दशक के अंदर जो हमारी जनसंख्या वृद्धि थी वो 24.80 थी। कितनी थी? 24.80 थी। 10 की वृद्धि दर कितनी? 24.80 थी। हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो ये 61-71 यानी आपके जनसंख्या जो है उसकी गणना है, जनगणना, वो 1961 में हुई, फिर 1971 में 10 वर्षों के अंतराल से 24.80 क्या थी? आपकी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर थी। जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होगी? 17.64% होगी।
तो इस वृद्धि दर में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो ये वृद्धि दर की जो गिरावट है ये हमें बताती है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्या हुआ, नियंत्रण हुआ है। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण के साथ साथ ही भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आपकी जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, इन सब में भी क्या आई है, गिरावट दर्ज की गई है। तो ये गिरावट दर्ज की गई है, इसका मतलब भारत में जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है भाई ये वृद्धि है। ये जनसंख्या वृद्धि किसको, संसाधनों के, और जनसंख्या वृद्धि में एक लगातार जनसंख्या और संसाधनों में एक लगातार एक बड़ी दूरी जो बन रही थी वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और भारत है अपनी अर्थव्यवस्था के विकसित रूप को प्राप्त कर पाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि जो नियंत्रण है वह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि भारत है वो विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर गति कर रहा है। तो विद्यार्थियों इसके अतिरिक्त भी भारत ने जो सेवा सेक्टर में काफी कुछ बदलाव किया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें कई प्रकार की कमियां हैं जिसके कारण हमने उसको अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को हमने जाना कि आरंभ से लेके और वर्तमान तक भारत की अर्थव्यवस्था ने क्या क्या बदलाव किया है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो अविकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, वो कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। धीरे धीरे प्रयास आगे चलते रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक दिन विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो के अंतर्गत हमने भारत की अर्थव्यवस्था के विकासशील प्रतिरूप को पढ़ा और इससे पिछले वीडियो में भारत की अर्थव्यवस्था के अविकसित प्रतिरूप को पढ़ा। तो यहाँ से एक प्रश्न तुलनात्मक परिलेख के बारे में भी आ सकता है कि तुलनात्मक परिलेख के आधार पर आप समझाइए कि भारत की जनसंख्या है थोड़ी अर्थव्यवस्था है वो अविकसित और विकसित कैसे है, इसके बारे में आप एक तुलनात्मक लेख लिखिए। ऐसा प्रश्न आपके यहाँ आ सकता है। तो विद्यार्थियों हमने आज जो अर्थव्यवस्था के दोनों सेक्टर पढ़े, विकसित रूप और विकासशील रूप, अगले वीडियो के माध्यम से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसा मुद्दा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।